हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद शौर्य में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए मोमेंटम को समझना बहुत जरूरी है। मैंने मोमेंटम के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके पहले वो चेक कर ले, देन उसके बाद न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना रखा हूं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं वहां पे दे दूंगा। तो इस वीडियो में थोड़ा न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझते हैं, देन हम लोग मूव करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, सो दैट कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड हो जाए। तो देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अगर इस पे हमने कोई फोर्स लगाया तो ये मूव करेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट के पोजीशन में है, वो तब तक रेस्ट के पोजीशन में रहेगा जब तक कि उस पे कोई अनबैलेंस फोर्स आके एक्ट नहीं करता। कहने का मतलब अगर ये बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स आके ना लगे। अगर प्रोसेस करेंगे, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट के पोजीशन पे है, मतलब स्टेशनरी है, तो वो तब तक स्टेशनरी रेस्ट के पोजीशन में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे आके अप्लाइड ना हो। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई हो तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा। जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यही है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब आइए हम लोग देखते हैं कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि ये होता क्या है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सो दैट कि हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज कीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है हेवी वन एंड द दूसरा है लाइटर वन। अगर दोनों ऑब्जेक्ट पे अगर सेम टाइम पे सेम फोर्स अप्लाई किया जाए तो दोनों वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, बढ़ेंगे। बट अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा वो हाइयर वेलोसिटी या हाई स्पीड के साथ वो मूव करेगा एज कंपैरिजन टू हेवियर ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि ये न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एग्जैक्टली क्या होता है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा अभी मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। कहने का मतलब ये हुआ, अगर सपोज कीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे अगर उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम vi से इंडिकेट करते हैं, उस पे अगर कोई फोर्स लगा और उस ऑब्जेक्ट की जो मास है, सपोज कर लेते हैं वो मास m है। जब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा तो ये ऑब्जेक्ट रोल करते हुए, मूव करते हुए, क्योंकि फोर्स का तो डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगा और ये रोल करते फाइनली यहां पहुंच गया, ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा है तो मास तो m ही रहेगा। अब फोर्स चूंकि इस पे लग चुका है फाइनल, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया इस ऑब्जेक्ट का। तो हम कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक ये इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का और ये फाइनल वेलोसिटी है। अब सपोज कर लेते हैं कि इस पे जो टाइम लगा वो t1 है एंड इस पे जो टाइम लगा वो t2 है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो यहां से लेके यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा टी हम लोग करते हैं, और डेल्टा टी क्या होगा, t2 माइनस का t1, यहां तक का जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन टाइम। सो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है, हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके,
चेंज इन मोमेंटम, देखिए मोमेंटम को ऑलरेडी हम लोगों ने उसके बारे में बात कर रखा है कि मोमेंटम को हम लोग किससे डिस्क्राइब करते हैं, पी से। पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर हम यहां देखेंगे तो यहां जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो हो जाएगा पी आई एंड द फाइनल मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा पी एफ, क्योंकि ये फाइनल है, फाइनली ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचा है, ठीक है। तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड का चेंज इन टाइम। अब डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन, ये देखिए डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, अगर फोर्स इंक्रीज होगा, अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो यहां मोमेंटम भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल इंक्रीज होगा, अगर ये ट्रिपल होगा तो ये भी ट्रिपल इंक्रीज होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। आइए इसको और थोड़ा डिटेल से समझते हैं। अगर हम फोर्स की बात करें, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डेल्टा पी की बात करें तो ये जो डेल्टा पी है इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी को हम लोग कह सकते हैं, इसको कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी को कहते हैं चेंज इन मोमेंटम एंड डेल्टा टी को कहते हैं चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। एंड ओवरऑल ये जो गिवन फ्रैक्शन है, ये जो गिवन फ्रैक्शन है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, गिवन फ्रैक्शन को रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये जो गिवन फ्रैक्शन है इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब देखेंगे फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा पी की जगह पे हम लिख सकते हैं जो फाइनल वेलोसिटी है, जो फाइनल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का, एंड माइनस कर देंगे इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट के, डिवाइड में क्या कर देंगे, डेल्टा टी लगा देंगे। तो ये ओवरऑल निकल के आया। अगर हम पीएफ की बात करें, अगर हम यहां देखें पीएफ के बारे में, पीएफ यहां है, पीएफ की बात करें जो फाइनल वेलोसिटी है ये क्या बन जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ये बनेगा एम वी एफ। एंड पीआई की बात करें जो इनिशियल वेलोसिटी हमारा वो क्या बन जाएगा, एम वी आई बन जाएगा। तो हम देखेंगे यहां पे पीएफ की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, पीएफ की जगह पे हम रख सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पीएफ की जगह पे रखेंगे एम वी एफ माइनस का एम वी आई डिवाइड का चेंज इन टाइम। अगर हम यहां देखें तो जो फोर्स है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखेंगे तो मास दोनों में कॉमन आना है, तो मास को हम बाहर निकालेंगे कॉमन और यहां लिखेंगे वी एफ माइनस का वी आई डिवाइड का डेल्टा टी। अगर यहां देखा जाए ये जो वी एफ माइनस वी आई डिवाइड का जो डेल्टा टी है वो क्या बन जाएगा हमारा, यही एक्सेलरेशन बनता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन उसी को कहते हैं जब चेंज इन वेलोसिटी होता है डिवाइड में जब टाइम होता है तो वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हमें हटाना होता है तो हम क्या लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं, इक्वल एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन लगा देंगे। तो अब देखेंगे जब न्यूटन जब यहां तक पहुंचे थे, इसको डिस्क्राइब करते हुए जब न्यूटन यहां तक पहुंच गए तो न्यूटन ने सोचा कि यहां तक फोर्स को किसी ने डिफाइन नहीं किया था, तो न्यूटन के पास ये पूरा फ्रीडम था कि वो फोर्स को डिफाइन कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, इसके जगह पे जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो हम यहाँ पे के लगाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। और न्यूटन ने ही क्या किया, इस के की जगह पे के का वैल्यू उन्होंने 1 डाल दिया, और जैसे ही 1 डाला तो फाइनली ओवरऑल हम लोगों को क्या मिला, फोर्स इक्वल टू मिल गया मास इनटू एक्सेलरेशन मिल गया। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो किसके बीच का रिलेशनशिप बताता है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशनशिप को ही हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग फोर्स का, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, फोर्स का एसआई यूनिट बात करें तो इसका मतलब होता है 1 न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या बनेगा, 1 न्यूटन।
एंड मास की एसआई यूनिट की बात करें तो मास का एसआई यूनिट क्या बनेगा, किलोग्राम। एंड एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या बनेगा, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या बनेगा, 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बनेगा। तो इसी चीज को हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन जो होगा वो क्या बन जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दें, सो दैट कि जो आने वाला वीडियो है वो आप तक टाइम पे पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए टिल देन जय हिंद। खत्म।